स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तारीख 9 मई 1666। मुगलिया सल्तनत के सेंटर आगरा के बाहरी इलाके में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुगल सल्तनत का बादशाह औरंगजेब अपने पूरे शान शौकत के साथ दरबार लगाए बैठा था और उसी शहर के दरवाजे पर दक्कन से आया एक महान मराठा प्रमुख ठहरा हुआ था। मराठा प्रमुख को ये बातें पसंद नहीं आई कि औरंगजेब ने आगरा के बाहर उसका स्वागत करने के लिए राम सिंह और मुखलिस खां जैसे मामूली अफसर भेजे थे। तय हो चुका था कि 12 मई को मराठा प्रमुख को बादशाह के सामने पेश किया जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि मुलाकात होगी या नहीं, असली सवाल यह था कि उस मुलाकात में इज्जत मिलेगी या अपमान। बहरहाल 12 मई को दीवाने आम में नाम पुकारा गया। मराठा प्रमुख को उसके बेटे और 10 अर्दलियों के साथ दीवाने आम में औरंगजेब के सामने पेश किया गया। मराठा प्रमुख की तरफ से औरंगजेब को 2000 सोने की मोहरें नजर और 6000 रुपए निसार के तौर पर पेश किए गए। मराठा प्रमुख ने औरंगजेब के सिंहासन के पास जाकर उन्हें 3 बार सलाम भी किया। बादशाह ने सिर हिलाकर उपहार स्वीकार किए, लेकिन दरबार में सिर झुकाने के बावजूद मराठा प्रमुख के लिए ना तो कोई अच्छा शब्द कहा गया और ना ही उन्हें कोई उपहार दिया गया। कुछ पल के लिए दरबार जैसे थम सा गया था और अगले ही क्षण जो हुआ उसने उस मराठा प्रमुख के भीतर आग लगा दी। मराठा प्रमुख को तीसरे दर्जे के मनसबदारों के साथ खड़ा कर दिया गया। वहां से न बादशाह साफ दिखते थे, न सम्मान की कोई झलक मिलती थी और अब मराठा प्रमुख का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि उन्हें किन लोगों के बीच खड़ा किया गया है। राम सिंह ने बताया कि वो 5 हजारी मनसबदारों के बीच खड़े हैं। इस पर मराठा प्रमुख चिल्लाए, मेरा 7 साल का बेटा और मेरा नौकर तक 5 हजारी है। बादशाह की इतनी सेवा करने और इतनी दूर से आगरा आने के बावजूद मुझे इस लायक समझा गया है। फिर मराठा प्रमुख ने पूछा, मेरे आगे कौन खड़े हैं? जब राम सिंह ने बताया कि वो राजा राय सिंह सिसोदिया हैं, तो मराठा प्रमुख चिल्ला कर बोले, राय सिंह राजा जय सिंह के अदना मातहत हैं, क्या मुझे उनकी श्रेणी में रखा गया है? इतना ही काफी था अपमान के लिए। मराठा प्रमुख वहां से चले गए और पीछे से राम सिंह दौड़ते हुए आया और बोला कि बादशाह आपसे नाराज होकर आपका सर कलम करने का भी आदेश दे सकते हैं। मराठा सम्राट बोले कि सर कटवाना मंजूर है, लेकिन अपमान सहन करना मंजूर नहीं है। जाकर कह दो अपने बादशाह। दोस्तों, इस मराठा सम्राट का ही नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। अब आगे क्या हुआ दोस्तों, ये तो आपको एपिसोड में आगे पता चल ही जाएगा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे बने छत्रपति, कैसे उन्होंने अफजल खान को मारा, बीजापुर को परास्त किया और कैसे उन्होंने शाइस्ता खान को एम्बैरस किया और कैसे उन्होंने औरंगजेब को मरते दम तक दक्षिण में रोके रखा। दोस्तों, ये भी जानेंगे कि शिवाजी एक महान नौसेना के निर्माता क्यों कहे जाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के जबरदस्त शख्सियत कार्यक्रम। मेरा नाम है विरल। दोस्तों, 17वीं सदी का भारत एक अजीब दौर से गुजर रहा था। ऊपर से देखने पर मुगल अंपायर अपनी पूरी शान शौकत के साथ खड़ा था, लेकिन जमीन के नीचे पावर की हलचल साफ महसूस हो रही थी। दिल्ली दूर थी और पहाड़ों में रहने वाले लोग जानते थे कि असली लड़ाई तख्त से नहीं, जमीन से लड़ी जाती है। इस माहौल में 1630s के आसपास पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से किले शिवनेरी में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। नाम रखा जाता है शिवाजी राजे। विद्वान उनकी जन्मतिथि को लेकर एकमत नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार 19 फरवरी को शिवाजी राजे जयंती के रूप में मनाती। शिवाजी राजे के पिता शाहजी भोसले उस समय दक्कन की पॉलिटिक्स के बेहतरीन और अनुभवी खिलाड़ी थे। कभी निजाम शाही के लिए तो कभी आदिल शाही के लिए लड़ते हुए। लेकिन शिवाजी का असली फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस उनके पिता नहीं बल्कि उनकी मां जीजाबाई थी। जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाई थी, उन्होंने उन्हें वैल्यूज दी थी। रामायण, महाभारत और लोकल कथाओं के जरिए जस्टिस, धर्म और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब समझाया था। अब दोस्तों, ध्यान रखिए कि जब 1630 में शिवाजी राजे का जन्म हुआ तो भारत के पश्चिमी भाग में एक नहीं 3 इस्लामी सल्तनतें थीं। अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। ये तीनों तो आपस में लड़ते रहते थे। वहीं उत्तर से मुगल इन सल्तनतों को अपने राज्य में मिलाने के लिए
लगातार दबाव डाल रहे थे ताकि दक्षिण भारत में उनका वर्चस्व हो जाए। शिवाजी ने बचपन से ही देखा कि कैसे आसपास के इलाकों पर कभी आदिलशाही के अफसर टैक्स वसूलने आते हैं, कभी किसी लोकल चीफ्स को हटाकर नया आदमी बैठा दिया जाता है, और यही ऑब्जर्वेशन शिवाजी के दिमाग में बैठ गई। अगर पावर लोकल नहीं होगी तो जस्टिस कभी भी लोकल नहीं हो सकती। लगभग 1645 के आसपास जब शिवाजी मुश्किल से 15-16 साल के थे, तब पहली बार उनके इरादों ने प्रैक्टिकल शेप लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने आसपास के कुछ छोटे किलों जैसे तोराना, कोंडाना, इन सब पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, ये कोई ओपन रिबेलियन नहीं थी, बल्कि एक साइलेंट एक्सपेंशन थी। दोस्तों, शिवाजी राजे ने सीधे किसी अंपायर को चैलेंज नहीं किया था। उन्होंने पहले लॉजिस्टिक्स, रिसोर्सेज और लॉयल्टी बनाई थी। लोकल मराठा सरदारों, किसानों और सैनिकों के साथ उनका रिश्ता पार्टनरशिप का था। यही वो पॉइंट है जहां शिवाजी बाकी पावर सीकर्स से अलग दिखने लगे, और उनके लिए लोग सिर्फ आर्मी नहीं थे बल्कि स्टेट की फाउंडेशंस थी। दोस्तों, धीरे धीरे शिवाजी राजे की ताकत अब सिर्फ पहाड़ी तक सीमित नहीं रही थी। उनकी हर छोटी जीत एक चिंगारी की तरह पूरे दक्कन में फैलने लगी थी। यही चिंगारी आदिलशाही दरबार के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनने जा रही। बीजापुर अब साफ समझ चुका था कि शिवाजी राजे कोई टेम्पोररी रिबेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा लीडर है जो धीरे धीरे अपना सिस्टम खड़ा कर रहा है और आगे चलकर सल्तनत के लिए सीरियस थ्रेट बन सकता है। इसी बेचैनी और दबाव के माहौल में आदिल शाह ने शिवाजी को काबू करने के लिए जिस नाम पर भरोसा किया था, वो नाम था अफजल खान। इतिहासकार जदुनाथ सरकार की किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि अफजल खान ने बीजापुर के दरबार में खुलकर दावा किया था कि शिवाजी कौन है, उसे मैं जंजीर में बांधकर यहां तक लेकर आऊंगा और उसके लिए मुझे अपने घोड़े से नीचे उतरने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि शिवाजी को अलाइव और डेड किसी भी हालत में बीजापुर लाना है। लेकिन अफजल खान ने इस अभियान को सिर्फ एक मिलिट्री टास्क नहीं माना, बल्कि इसे अपनी ईगो की लड़ाई बना लिया। रास्ते में बढ़ते हुए उसने जानबूझकर शिवाजी राजे की आस्था से जुड़े पवित्र स्थलों को निशाना बनाना शुरू किया। तुलजा भवानी मंदिर और पंढरपुर के विठोबा मंदिर को अपवित्र कर दिया, ताकि शिवाजी तक ये मैसेज पहुंच सके कि रेजिस्टेंस की कीमत क्या होती है। ये सिर्फ धार्मिक अपमान नहीं था, बल्कि मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। अब अफजल खान की सेना धीरे धीरे शिवाजी राजे की तरफ बढ़ रही। हालात बिगड़ते देख शिवाजी राजे प्रतापगढ़ किले की ओर रिट्रीट कर गए। यहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, लेकिन किसी के पास इमीडिएट बढ़त नहीं थी। शिवाजी घेराबंदी तोड़ने की स्थिति में नहीं थे और अफजल खान, जिसके पास शक्तिशाली कैवलरी थी, किले पर कब्जा नहीं कर पाया। ये एक डेडलॉक की स्थिति बन गई और ये डेडलॉक लगभग 2 महीने तक बना रहा। आखिरकार अफजल खान ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उसने शिवाजी के पास एक दूत भेजा और प्रस्ताव रखा कि हम दोनों किले के बाहर प्राइवेट मीटिंग करेंगे और बातचीत से मामला सुलझाएंगे। ये तय हुआ कि यह मुलाकात 10 नवंबर 1659 को होगी। शर्त यह रखी गई कि दोनों केवल एक तलवार लेकर आएंगे और उनके साथ सिर्फ एक साथी होगा। लेकिन शिवाजी को अफजल खान की नीयत पर पूरा भरोसा नहीं था। उन्हें साफ अंदेशा था कि यह गिरफ्तारी या हत्या की प्लानिंग हो सकती है, इसलिए शिवाजी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। उनकी राइट स्लीव में तेज कटार बिछुआ छिपी हुई थी, लेफ्ट हैंड में बगनख और कपड़ों के नीचे आर्मर पहना हुआ था। उनके साथ उनके सबसे भरोसेमंद साथी जीवा महाला और संभाजी कावजी खड़े तैयार थे। कुछ ही समय में अफजल खान शिवाजी राजे के सामने था। वो शिवाजी राजे की तुलना में बहुत लंबा और चौड़ा था, जैसे एक विशालकाय राक्षस। तो जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को देखा, उसने गले लगाने के बहाने अपनी बाहें फैला दी। दोनों जैसे ही मिले, अफजल खान ने अचानक शिवाजी राजे की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और कटार से उनकी पीठ पर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन उसी पल शिवाजी ने अद्भुत फुर्ती दिखाई। उन्होंने अफजल खान की कमर को पकड़ लिया और उसके पेट में बाघनख घोंप दिया, साथ ही राइट हैंड के बिछुए का घातक वार भी किया। कुछ ही क्षणों में अफजल खान जमीन पर कटे पेड़ की तरह गिरा पड़ा था और बाहर खड़ी आदिलशाही सेना अपने लीडर के बिना दिशाहीन हो चुकी थी। संकेत मिलते ही मराठा सेना ने हमला किया और प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर सल्तनत की सेना को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। दोस्तों, अफजल खान की मौत के बाद शिवाजी अब सिर्फ एक लोकल थ्रेट नहीं रहे थे। मुगल दरबार, बीजापुर और गोलकुंडा, हर जगह सवाल गूंजने लगा था कि ये शिवाजी आखिर है कौन। यही वो मोमेंट था जब शिवाजी राजे की छवि एक विद्रोही से बदलकर एक सीरियस पॉलिटिकल फोर्स में बन गई। और यहीं से हमारी कहानी धीरे धीरे बढ़ती है
शिवाजी राजे और मुगल साम्राज्य के टकराव की ओर। क्लैशेस बिटवीन शिवाजी एंड द मुगल एम्पायर। अफजल खान की मौत के बाद दक्कन की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल चुकी थी। इस घटना का इम्पैक्ट सिर्फ बीजापुर तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी गूंज सीधी दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। हालांकि 1657 तक शिवाजी राजे ने मुगल साम्राज्य के साथ सीधे टकराव से बचते हुए एक तरह का बैलेंस्ड रिलेशनशिप बना रखा था। उन्होंने उस समय के मुगल सम्राट के पुत्र, तब के दक्कन के वायसराय औरंगजेब को बीजापुर पर जीत दिलाने में सपोर्ट देने की पेशकश भी की थी। इसके बदले शिवाजी की मांग बिल्कुल क्लियर थी कि उनको बीजापुर के कुछ किलों और गांवों पर उनके अधिकार की ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी जानी चाहिए। लेकिन मुगलों की तरफ से कोई कन्विंसिंग रिस्पॉन्स नहीं आया और इसी बीच बीजापुर से बेहतर डील मिलने पर शिवाजी राजे ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। यहीं से शिवाजी राजे और मुगलों के बीच पहला ओपन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। मार्च 1657 में शिवाजी राजे के 2 ऑफिसर्स ने अहमदनगर के पास मुगल टेरिटरी पर रेड किया। इसके बाद जुन्नार में एक बड़ा अटैक हुआ, जहां से शिवाजी राजे लगभग 3 लाख हुंड कैश और 200 घोड़े लेकर लौटे थे। इन अटैक्स ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को चौकन्ना कर दिया। बहरहाल औरंगजेब ने जवाब में नासिर खान को भेजा, जिसने अहमदनगर के पास शिवाजी राजे की सेना को डिफीट भी किया, लेकिन ये सक्सेस ज्यादा समय तक रुक नहीं सकी। मानसून का सीजन, शाहजहां की इलनेस और मुगल थ्रोन को लेकर भाइयों के बीच शुरू हुआ सक्सेशन वॉर, इन सब ने औरंगजेब के मिलिट्री एक्शंस को रोक दिया था। हालात थोड़े स्टेबलाइज होते ही औरंगजेब ने दक्कन में अपना सबसे ट्रस्टेड आदमी भेजने का फैसला लिया, और ये कोई और नहीं था बल्कि था शाइस्ता खान, उसका मामा। शाइस्ता खान एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री दोनों में हाईली एक्सपीरियंस था और दक्कन का वॉयसराय भी था। शाइस्ता खान लगभग 1.5 लाख सैनिकों और हैवी आर्टिलरी के साथ दक्कन पहुंचा। उसने पुणे पर कब्जा कर लिया और लाल महल में अपना बेस बना लिया, वही लाल महल जहां शिवाजी राजे का बचपन बीता। शाइस्ता खान का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि उसे लगने लगा कि शिवाजी चैप्टर अब क्लोज होने वाला है, लेकिन आगे जो हुआ वो मुगल हिस्ट्री की सबसे ह्यूमिलिएटिंग मोमेंट्स में से गिना जाता है। 5 अप्रैल 1663 के लगभग मिडनाइट शिवाजी राजे ने एक सरप्राइज अटैक प्लान किया था। मराठा सैनिक चुपके से लाल महल में घुसे और सीधे शाइस्ता खान के कमरे में पहुंच गए। अफरा तफरी के बीच शिवाजी ने अपनी तलवार से शाइस्ता खान पर वार किया। वो किसी तरह बच गया, लेकिन उसकी उंगलियां कट गईं। हालांकि उसका बेटा मारा गया और शिवाजी राजे बिना किसी नुकसान के पुणे से ऐसे निकल गए जैसे वो वहां आए ही ना हो। ये सिर्फ एक फिजिकल अटैक नहीं था, बल्कि मुगल अथॉरिटी पर एक पावरफुल साइकोलॉजिकल स्ट्राइक था। औरंगजेब के लिए घटना सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि पर्सनल इंसल्ट बन चुका था। नतीजा ये हुआ कि शाइस्ता खान को दक्कन से हटा दिया गया और बंगाल भेज दिया। लेकिन शिवाजी का मोमेंटम यहीं नहीं रुकने वाला था। 1664 में उन्होंने मुगल साम्राज्य की इकोनॉमिक नर्व पर सीधा हमला किया। तो ये था सूरत। दोस्तों, सूरत सिर्फ एक सिटी नहीं थी, वो मुगल ट्रेजरी का मेजर सोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का हब थी। शिवाजी ने सिटी को लूट लिया, लेकिन यहां भी उनकी पॉलिसी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। कोई रैंडम डिस्ट्रक्शंस नहीं हुए थे। चर्चेज, फॉरेन ट्रेडर्स और आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यह हमला वेल्थ के लिए था, टेरर के लिए नहीं। बहरहाल शाइस्ता खान की ह्यूमिलिएशन और सूरत की लूट, इन दोनों घटनाओं ने औरंगजेब को भीतर तक भरपूर हिला दिया था। अब शिवाजी को केवल एक लोकल रिबेल नहीं, बल्कि सीरियस पॉलिटिकल थ्रेट माना जा चुका था। और तब औरंगजेब ने नई चाल चली। उसने लगभग 1500 सोल्जर्स के साथ राजपूत सेनापति जय सिंह फर्स्ट को दक्कन भेजा। 1665 के दौरान जय सिंह ने शिवाजी को लगातार प्रेशर बनाए रखा। उनकी कैवलरी ने ग्रामीण इलाकों को लगभग तबाह कर दिया और एक के बाद एक मराठा किलों को कब्जे में ले लिया। वहीं मुगल सेनापति शिवाजी राजे के कई सहयोगियों और घुड़सवारों को भी मुगल सर्विसेज में लाने में सफल रहा था। अब मिड 1665 तक हालात शिवाजी महाराज के लिए बेहद टफ हो चुके थे। पुरंदर किले की घेराबंदी लगभग सफल हो गई थी और उसके गिरने का खतरा साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे में शिवाजी राजे को जयसिंह के साथ एक ट्रीटी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। And that treaty was Treaty of पुरंदर। दोस्तों, 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के बीच ट्रीटी ऑफ पुरंदर पर साइन हुए। इस ट्रीटी के तहत शिवाजी को एक बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा। उन्होंने अपनी 23 फोर्ट्स मुगलों को सौंपने और केवल 12 फोर्ट्स अपने पास रखने पर कंसेंट दिया। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य को 4 लाख सोने के सिक्के देने का भी वादा किया गया।
यही नहीं बल्कि शिवाजी राजे ने यह भी स्वीकार किया कि वे नाम मात्र के लिए मुगल अधीनता में रहेंगे और अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ दक्कन में मुगलों की ओर से युद्ध करने के लिए भेजेगी, एक मनसबदार के रूप में। बाहर से देखने पर यह संधि शिवाजी की हार जैसी लगती थी, लेकिन भीतर ही भीतर ये एक टेम्पररी कंप्रोमाइज था। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि जयसिंह ने शिवाजी को यह उम्मीद दिलाई थी कि औरंगजेब से मुलाकात के बाद संभव है उन्हें दक्कन का वायसराय बना दिया जाए और बीजापुर और गोलकुंडा पर चढ़ाई के लिए उनके नेतृत्व में एक मुगल सेना भेजी जाए। हालांकि यह सच था कि औरंगजेब ने ऐसा करने का कोई प्रॉमिस कभी ऑफिशियली किया ही नहीं था। शिवाजी राजे मन ही मन एक और उम्मीद भी पाल रहे थे कि औरंगजेब से मुलाकात के बाद उन्हें बीजापुर से चौथ वसूली की शाही अनुमति मिल जाएगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ मार्च 1666 में शिवाजी महाराज मुगल दरबार आगरा पहुंचे, लेकिन यहाँ रियलिटी बिल्कुल अलग थी। शिवाजी राजे खुद को एक राजा मानते थे, जबकि औरंगजेब की नज़र में वे सिर्फ एक सफल रिबेल जमींदार। दरबार में उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला नहीं और यहीं से हालात बिगड़ने लगे। यहाँ तक की कहानी हमने आपको शुरुआत में ही बताई है, अब उसी पॉइंट से बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, कुछ ही समय में शिवाजी राजे और उनके पुत्र संभाजी को नजरबंद कर दिया गया था। मुगल कोर्ट को लगने लगा था कि अब शिवाजी राजे पूरी तरह कंट्रोल में हैं, लेकिन यही वह जगह थी जहां इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे आज भी लेजेंडरी एस्केप के रूप में जाना जाता है। डॉन तो बेवजह फेमस है कि 11 मुल्कों की पुलिस उसे अभी तक पकड़ नहीं पाई है। असली चुनौती तो शिवाजी राजे को पकड़ने में थी। दोस्तों, एक शानदार प्लान के मदद से शिवाजी राजे और संभाजी मिठाइयों की बास्केट्स में छिपकर आगरा से बाहर निकल गए और जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची तो पूरा मुगल एम्पायर एक बार फिर से शॉक में चला गया। दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए कि आगरा से निकलने के बाद शिवाजी राजे ने महाराष्ट्र लौटने के लिए कोई सीधा या ऑब्वियस रास्ता नहीं चुना था। ये भी उनकी स्ट्रेटेजी का ही एक हिस्सा था। दक्षिण पश्चिम की ओर से यानी साउथ वेस्ट की ओर से मालवा या खानदेश जाने के बजाय उन्होंने बिल्कुल उल्टा रूट लिया। शिवाजी राजे मथुरा, इलाहाबाद, बनारस और पुरी होते हुए गोंडवाना और गोलकुंडा पार करके अंततः राजगढ़ पहुंचे। ये सिर्फ एक एस्केप नहीं था, बल्कि ये एक केयरफुली प्लान्ड डिसअपीयरेंस था। इसके बाद शिवाजी राजे ने खुद को कुछ समय के लिए शांत कर लिया था। ये समझने वाली बात है कि ये डर का फेज नहीं था, बल्कि रिकवरी और रिकैलकुलेशन का समय था। मुगल एम्पायर ये मानकर चल रहा था कि आगरा से बच निकलने के बाद शिवाजी राजे डिफेंसिव हो जाएंगे, लेकिन असल में तूफान से पहले की ये शांति थी। दोस्तों, कुछ ही समय में मुगलों की सोच गलत साबित हुई। 1667 से 1670 के बीच शिवाजी राजे पूरी तरह वापस एक्टिव हो गए और एक बार फिर पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और फोकस्ड रूप में उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया था। अचानक पोर्ट्स पर अटैक्स, मुगल सप्लाई लाइंस को काटना, कमांडर्स को कंफ्यूज करना, सब कुछ सर्जिकल प्रिसीजन के साथ होने लगा था। सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़ और रोहिड़ा जैसे किले एक एक करके फिर से मराठा कंट्रोल में वापस आ गए। मुगल जनरल समझ ही नहीं पा रहे थे कि शिवाजी राजे कब, कहां और कैसे स्ट्राइक करेंगे। अब साफ हो चुका था कि पुरंदर ट्रीटी एक मजबूरी थी, परमानेंटली रियलिटी नहीं। इस फेज में शिवाजी राजे की लीडरशिप और ज्यादा साफ दिखाई देती है। दोस्तों, ये सिर्फ तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, वे इक्वली स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। सेना के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम और फोर्ट मैनेजमेंट सब कुछ एक साथ मजबूत किया जा रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं शिवाजी राजे के एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये था कि वो पूरी तरीके से सेंट्रल कंट्रोल में थी। राज्य को उन्होंने अलग अलग प्रांत और सरकार में बांटा, जिन पर सीधे राजा की निगरानी रहती थी। कोई भी बड़ा अधिकारी हेरिडिटरी नहीं था, यानी सभी नियुक्तियां मेरिट और लॉयल्टी के आधार पर होती थी। अष्टप्रधान मंडल सिर्फ सलाह देने वाला बॉडी था, पावर का केंद्र नहीं था। फाइनल डिसीजन हमेशा शिवाजी राजे का ही होता था। इससे करप्शन और फैक्शनलिज्म दोनों पर कंट्रोल बना रहा। वहीं रेवेन्यू सिस्टम में शिवाजी राजे ने मुगल मॉडल से सीख लेकर उसे लोकल कंडीशंस के अनुसार मॉडिफाई किया। जमीन की सिस्टमैटिक मेजरमेंट करवाई गई, सीधे टैक्स किसान से लिया जाता था, किसी मिडमैन की कोई जरूरत ही नहीं थी। सामान्यतः लैंड रेवेन्यू फसल का लगभग 1/3 हिस्सा होता था, लेकिन सूखा या संकट आने पर राहत दी जाती थी। दूसरी तरफ चौथ और सरदेशमुखी जैसे लूट नहीं, बल्कि मिलिट्री प्रोटेक्शंस और पॉलिटिकल अथॉरिटी के बदले ली जाने वाली टैक्स व्यवस्था थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि शिवाजी राजे ने फार्मिंग और व्यापार दोनों को प्रोटेक्ट किया
सेना को सख्त आदेश दिए कि किसानों, महिलाओं और व्यापारियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी वजह से उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ युद्ध के समय नहीं बल्कि शांति के दौर में भी इफेक्टिव साबित हुई। अब दोस्तों, जैसे जैसे मराठा शक्ति मजबूत होती गई वैसे वैसे एक सवाल टालना मुश्किल हो गया, और ये सवाल था वैधता का। शिवाजी राजे के पास जमीन थी, सेना थी, लोगों का भरोसा था, लेकिन आधिकारिक मान्यता नहीं थी। मुगल नजरिए से वे अब भी एक विद्रोही ही माने जाते थे। शिवाजी राजे अब समझ चुके थे कि तलवार से जीती गई सत्ता तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक उसे राजमुकुट की स्वीकृति न मिले, और यहीं से राज्याभिषेक का विचार केवल इच्छा नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक जरूरत बन गया। ये निजी महत्वाकांक्षा नहीं थी बल्कि मराठा सत्ता को एक स्थायी और सामान्य रूप देने की कोशिश थी। राज्याभिषेक की तैयारियां 1673 से शुरू हो गईं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सबसे बड़ी अड़चन खुद शिवाजी राजे के दरबार में आई। दरबारी ब्राह्मणों के एक वर्ग ने ये कहकर ताज पहनाने से इनकार कर दिया कि राजा बनने का अधिकार केवल क्षत्रिय वर्ण को होता है। उनके अनुसार शिवाजी मराठे थे, कृषि प्रधान गांवों के मुखियाओं के वंश से थे, इसलिए उन्हें क्षत्रिय नहीं माना जा सकता। विवाद यहीं नहीं रुका, ये भी कहा गया कि शिवाजी राजे कभी जनेऊ संस्कार नहीं कराए थे, जो क्षत्रिय के लिए आवश्यक माना जाता है। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि यह केवल धार्मिक बहस नहीं, केवल सत्ता से जुड़ा खेल था। जब शिवाजी राजे को इस विरोध की असली वजह समझ में आई तो उन्होंने टकराव नहीं बल्कि समाधान का रास्ता चुना। वाराणसी से प्रसिद्ध विद्वान गंग भट्ट को बुलाया गया। पंडित गंग भट्ट ने शास्त्रों और वंशावलियों के आधार पर यह घोषित किया कि शिवाजी राजे सिसोदिया वंश से जुड़े हैं और इस तरह वे वैद्य क्षत्रिय हैं। इसके बाद सभी वैदिक संस्कार विधिपूर्वक कराए गए ताकि किसी भी तरह का संदेह बाकी न रह जाए। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि शिवाजी राजे सिर्फ योद्धा नहीं थे बल्कि समाज और राजनीति की बारीक समझ भी रखते थे। लास्टली 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। उन्हें औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य यानी हिंदवी स्वराज का राजा घोषित किया गया और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। साथ ही उन्हें शककर्ता यानी नए युग का आरंभ करने वाला भी कहा गया। उन्होंने हिंदवी धर्मोद्धारक और क्षत्रिय कुलवंत जैसी उपाधियां धारण की। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि शिवाजी राजे हिंदू राष्ट्र के पुनरुत्थान के प्रतीक थे। लेकिन यहीं से एक सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि क्या शिवाजी राजे को मुसलमानों का विरोधी कहना सही होगा? अगर इतिहास को बिना भावनाओं के देखा जाए तो इसका साफ जवाब है नहीं। दोस्तों, शिवाजी का हिंदवी स्वराज किसी एक धर्म के लिए नहीं था। उनका स्वराज हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों के लिए था। कई इतिहासकार साफ साफ लिखते हैं कि शिवाजी की सोच इंक्लूसिव थी। वे हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग नहीं बल्कि बराबर मानते थे। धर्म के आधार पर भेदभाव को गलत ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से अस्वीकार समझते थे। उनके लिए लॉयल्टी और एबिलिटी ज्यादा अहम थी, ना कि मजहब। अगर उनकी सेना को देखें तो ये बात और भी ज्यादा साफ हो जाती है। मराठों और दूसरे हिंदू सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में मुसलमान भी उनकी फौज में थे। मराठा नौसेना के 2 बड़े अफसर दारिया सारंग वेतनजी और दौलत खां मुसलमान ही थे। इसके अलावा उनके एक और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर नूर बेग भी मुसलमान थे। ये लोग सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदार पदों पर भी थे। इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन अपनी किताब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मराठाज में लिखते हैं कि शिवाजी राजे ने कई सलाहकारों के विरोध के बावजूद 700 पठान्स को अपनी सेना में शामिल किया था। इस समय सिर्फ एक साथी गोमाजी नायक पंसाम्बल ने उनके इस फैसले का समर्थन किया था, और ये दिखाता है कि शिवाजी राजे भीड़ के दबाव में नहीं चलते थे बल्कि जो सही लगता था वही करते थे। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवाजी राजे के आलोचक रहे मुगल इतिहासकार हफी खां ने भी ये माना है कि शिवाजी राजे ने कभी सैनिकों को साफ आदेश दिए थे कि जहां भी कुरान मिले उसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। दुश्मन पक्ष के इतिहासकार की ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। तो दोस्तों, शिवाजी राजे को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना इतिहास को अधूरा समझने जैसा होगा। वे न मुसलमानों के विरोधी थे न किसी एक समुदाय के राजा। वे एक ऐसे शासक थे जिनके लिए इंसान, इंसाफ और व्यवस्था सबसे ऊपर। शायद यही वजह है कि शिवाजी राजे आज भी सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक समझदार और दूरदर्शी राजा के रूप में याद किए जाते हैं। अब हम उन हिस्सों में आते हैं जहां शिवाजी राजे एक महान नौसेना के एस्टैब्लिश करने वाले एक विजनरी शासक बन जाते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास में अक्सर सेनाएं दिखाई जाती हैं, किले दिखाई देते हैं, जमीन के लड़ी गई लड़ाइयां दिखाई देती हैं, लेकिन समुद्र पर ताकत खड़ी करना
हर एक शासक के बस की बात नहीं होती। 17वीं सेंचुरी के भारत में तो ये और भी ज्यादा अनयूजुअल था। अब जरा खुद ही सोचिए कि मुगल साम्राज्य जैसा विशाल सिस्टम भी अपने नेवी को लगभग नजरअंदाज किए हुए था। वैसे दौर में एक पहाड़ी साम्राज्य का शासक अगर समुद्र की इंपॉर्टेंस को समझ ले तो ये सामान्य बुद्धि नहीं बल्कि विजनरी पॉलिटिक्स का प्रमाण है, और इसीलिए शिवाजी राजे एक महान शासक माने गए। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने खुद कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की लीडरशिप क्वालिटी को समझना हो तो उनकी नौसेना नीति को सही तरीके से देखना होगा। शानदार नीति। दोस्तों, शिवाजी राजे ने समुद्र को कभी रोमांटिक कल्पना की तरह नहीं देखा था बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी की तरह देखा था। उस समय की सिचुएशन समझिए। वेस्टर्न इंडिया का कोस्टल रीजन उस समय पोर्तुगीज के नियंत्रण में था। व्यापार, हथियारों की आवाजाही और समुद्री कर सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। इसके अलावा जंजीरा के सिद्दी, जो अफ्रीकी मूल के पावरफुल समुद्री योद्धा थे, लगातार कोंकण तट के किनारे खतरा बन चुके थे। शिवाजी राजे ने बहुत ही जल्द समझ लिया कि अगर जमीन पर जीती गई लड़ाइयों को परमानेंट बनाना है तो समुद्र पर भी डोमिनेंस बनाना पड़ेगा। शिवाजी राजे की यही सोच लगभग 1654 में पहली बार ठोस रूप लेती है और कल्याण के पास एक खाड़ी में पहले मराठा नौसैनिक पोत के निर्माण का आदेश दिया जाता है। दोस्तों, ये कोई सिंबॉलिक शुरुआत नहीं थी बल्कि सिद्दियों की समुद्री ताकत को कंट्रोल करने की एक साफ कोशिश थी। लेकिन शिवाजी राजे जानते थे कि नौसेना बनाना सिर्फ जहाज खड़े कर देना नहीं होता। इसके लिए अड्डे चाहिए, नाविक चाहिए, कमांड चाहिए और सबसे जरूरी मैरीन टाइम थिंकिंग चाहिए। यही वजह थी कि शिवाजी राजे ने कोंकण तट पर एक के बाद एक नेवल बेसिस डेवलप करवाए, जैसे विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, कुलाबा जैसे किले इसी रणनीति का हिस्सा थे, जहां समुद्र और जमीन दोनों पर नियंत्रण रखा जा सकता था। वहीं उन्होंने 2 अलग अलग बेड़े भी बनवाए। एक की कमान मैनक भंडारी के पास थी और दूसरा दौलत खान के अधीन। ये विभाजन दिखाता है कि मराठा नौसेना किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं थी बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ नाविकों के स्तर पर शिवाजी राजे ने स्थानीय कोंकणी समुद्री समुदाय पर भरोसा किया, क्योंकि समुद्र को वही लोग बेहतरीन जानते थे। लेकिन कमांड के स्तर पर उन्होंने नैरो थिंकिंग नहीं दिखाई। उस दौर में मराठा सैन्य संस्कृति में मर्सिनरी यानी भाड़े के सैनिक रखना असामान्य नहीं था और नौसेना भी इससे अलग नहीं थी। सिद्दी और पुर्तगीज मूल के अधिकारी भी मराठा नौसेना में शामिल किए गए। पुर्तगीज नेवी ऑफिसर्स रुई लेइटाओ विएगास को बेड़ा कमांडर बनाना इसी प्रैक्टिकल अप्रोच का एक एग्जाम्पल है। शिवाजी राजे जानते थे कि पुर्तगीज के पास एडवांस नेवल्स टेक्नोलॉजी का अनुभव है और उनसे सीखना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत होगी। दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि शुरुआती वर्षों में मराठा नौसेना छोटी थी। 1659 के आसपास लगभग 20 युद्धपोत थे, लेकिन ये संख्या कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सोचने वाली बात यह है कि ये नौसेना किस पर्पस से खड़ी की गई थी। देखिए, इसका पहला और स्थायी लक्ष्य था सिद्दी ताकत को समुद्र में खुली छूट न देना। दोस्तों, समय के साथ साथ जब मराठा मुगल संघर्ष तेज हुआ तब समुद्र ने सप्लाई लाइंस और तटीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई थी। दिलचस्प बात यह है कि जिन पुर्तगीज ने पहले अपने अधिकारियों को मराठों की सेवा छोड़ने पर मजबूर किया था, वही बाद में मुगलों के खिलाफ मराठों के साथ गठबंधन करते हैं। ये बदलाव खुद मराठा नौसेना की बढ़ती ताकत का संकेत था। दोस्तों, 1670s के दशक तक ये नौसेना सिर्फ रक्षा बल नहीं रह गई थी बल्कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी हासिल कर ली थी। 1679 में खंडेरी द्वीप पर कब्जा इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये द्वीप मुंबई के प्रवेश द्वार के महज 11 मील दूर था, यानी अंग्रेजी व्यापारिक हितों के बिल्कुल सामने। अंग्रेजों और सिद्दियों ने मिलकर कई बार इसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन मराठों को वहां से हटा नहीं पाए। ये सिर्फ एक द्वीप की लड़ाई नहीं थी बल्कि हिंद महासागर के कोस्टल बैलेंस में एक झटका था। बहरहाल दोस्तों, 1674 में शिवाजी राजे के राज्याभिषेक के समय तक मराठा नौसेना एक मैच्योर पावर बन चुकी थी। ये बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि गोवा में बैठे पुर्तगीज ने इसे औपचारिक रूप में स्वीकार किया और शिवाजी राजे के पास दूत भेजकर मैत्री संधि भी की। उस समय मराठा नौसेना के पास लगभग 500 नौसैनिक और 57 युद्धपोत थे। दोस्तों, शिवाजी की नौसेना की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही थी कि उसने समुद्र को सत्ता के केंद्र में ला दिया था। उन्होंने साबित किया कि भारत जैसे भूभाग में भी समुद्री शक्ति केवल विदेशी ताकतों का विशेषाधिकार नहीं है। दोस्तों, ये भी समझिए कि ये नौसेना किसी एक बड़ी निर्णायक समुद्री लड़ाई के लिए नहीं जानी जाती थी बल्कि लगातार दबाव, तटीय नियंत्रण और दुश्मन की इकोनॉमिक ब्लॉकेट के लिए याद की जाती है।
यही वजह है कि शिवाजी की नेवी किसी तात्कालिक सैन्य प्रयोग की तरह नहीं थी, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्टेट पॉलिसी की तरह देखी जाती, सोची समझी, व्यावहारिक और समय से बहुत आगे। अब दोस्तों, अगर ये समझना है कि शिवाजी राजे कितने महान थे तो कुछ और नहीं, बस इतना देख लीजिए कि जिस औरंगजेब का सपना पूरे हिंदुस्तान पर बिना रुकावट राज करना था, वह अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्कन में ही उलझ कर रह गया। औरंगजेब दक्कन में इसलिए नहीं रुका क्योंकि वह ऐसा करना चाहता था, बल्कि इसलिए रुका क्योंकि शिवाजी राजे ने उसे वहां रोक करके रख दिया था। दिल्ली उसका तख्त था, लेकिन दिमाग और फौज सब दक्कन में फंसे रहे। वजह सिर्फ एक थी, शिवाजी राजे और उनके बाद खड़ा हुआ मराठा सिस्टम। शिवाजी राजे ने औरंगजेब को सिर्फ युद्ध में नहीं रोका, बल्कि स्ट्रेटेजी में बांध दिया। मुगल एम्पायर जैसे विशाल ताकत को बार बार पूरी आर्मी, पैसा और समय दक्कन में झोंकना पड़ रहा था। शिवाजी ने ऐसा दबाव डाला जो मुगल एम्पायर की नींव को अंदर से लगातार खोखला करता रहा। इसलिए दोस्तों, शिवाजी राजे सिर्फ एक राजा या योद्धा के रूप में नहीं देखे जाने चाहिए, वो एक टर्निंग पॉइंट थे जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यही छत्रपति शिवाजी महाराज की असली जीत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अगर आप देश सेवा IAS IPS बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी UPSC CSC की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का, क्योंकि अब स्टडी IQ IAS हिंदी लेकर आया है UPSC IAS की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सोल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर, क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी IQ का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। GS फाउंडेशन, CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर, और सबसे खास बात 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी IQ ऐप।